उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में मीनू नाम की एक लड़की रहती थी। मीनू 10 साल की थी। वो पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थी, साथ ही स्पोर्ट्स में भी। पूरे स्कूल को उस पर बहुत गर्व था, लेकिन उसकी ये सारी खूबियाँ उसकी दुश्मन की तरह थी, क्योंकि उसकी मौसी को ना उसका पढ़ना पसंद था और ना ही खेलना। आज से 3 साल पहले एक दिन मीनू के माता पिता रात को किसी शादी से लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक की टक्कर एक बस से हो गई। मौके पर ही दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। माता पिता की मृत्यु के बाद से ही मीनू अपनी मौसी और मौसा के साथ रहने लगी थी। मीनू की मौसी मीनू से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। मीनू के अच्छे काम पर भी वो उसे ताने ही दिया करती थी। वो अपनी बेटी शिल्पी को भी उससे दूर रहने की सलाह देती थी। ऐसे ही एक दिन मीनू अपने मौसा से कहती है, मौसा जी, कल आपको मेरे स्कूल आना है। प्रिंसिपल मैडम ने आपको बुलाया है। प्रिंसिपल ने बुलाया है? ऐसा क्या कर दिया तूने? मुझे तो पहले से ही पता था ये लड़की एक ना एक दिन जरूर कुछ गुल खिलाएगी। हे भगवान, ना जाने प्रिंसिपल क्या बोलेगी। मेरी बेटी भी उसी स्कूल में है। मीनू की मौसी ने बिना कोई कारण जाने मीनू को सुनाना शुरू कर दिया। तभी उसकी बेटी शिल्पी वहाँ आई। अरे मम्मी, क्या हो गया? मीनू को क्यों डांट रही हो? प्रिंसिपल मैडम ने पापा को स्कूल इसलिए बुलाया है क्योंकि मीनू ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। शनिवार को उसको स्कूल की तरफ से प्राइज मिलेगा। तुझे बड़ी खुशी हो रही है? प्राइज मिलेगा? बता तो ऐसे रही है जैसे उसे भारत रत्न मिलने वाला है। मीनू ने टॉप किया है, ये बात सुनकर उसकी मौसी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मीनू के मौसा मीनू के टॉप आने से बहुत खुश हुए। अरे वाह मीनू, तूने तो कमाल कर दिया बेटी। देखो, इतनी बड़ी अचीवमेंट पर पार्टी तो बनती है। आज रात का डिनर हम बाहर करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस डिनर ही क्यों, लंच भी बाहर ही करने चलते हैं। पड़ोसी क्या, पूरे शहर को पार्टी दे देते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारे पास तो पैसे का पेड़ है ना, जब जितनी जरूरत हुई तोड़ लिया। सही कहा ना मैंने? कान खोल कर सुन लो, मुझे फिजूल के खर्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस मनहूस पर किया हुआ खर्च तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। चलो अब हटो यहाँ से, मुझे बहुत काम है। मीनू के मौसा जी अपनी पत्नी का स्वभाव जानते थे, लेकिन वो उसे चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उसकी पत्नी बिना मतलब शोर मचाकर पूरे घर को सर पर चढ़ा लेती थी। कभी कभी तो आस पड़ोस के लोग भी उसकी पत्नी का शोर सुनकर उसे टोक देते थे। इसलिए मीनू के मौसा चुप ही रहते थे, लेकिन वो मीनू को बहुत प्यार करते थे। अपनी पत्नी से छिपाकर उसे कई सारी चीजें भी दे दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब वो ऑफिस से लौटे तो मीनू, अरे ओ मीनू। क्या हुआ मौसा जी? अरे जरा धीरे बोल और मेरे साथ इधर आ। मीनू अपने मौसा जी के साथ दूसरे कमरे में जाती है। सुन बेटी, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मीनू के मौसा जी अपने बैग से एक मिठाई का डब्बा निकालते हैं। उसमें गुलाब जामुन थे। गुलाब जामुन देखकर मीनू के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, गुलाब जामुन, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तूने पूरे स्कूल में टॉप किया है, इतना तो बनता है ना। चलो अब जल्दी से गुलाब जामुन खा ले, नहीं तो वो हिटलर आ जाएगी। लेकिन मीनू के मौसा जब उसे गुलाब जामुन दे रहे थे और अपनी पत्नी को हिटलर कह रहे थे, तभी उसकी पत्नी कमरे के अंदर आ जाती है। मीनू ने जैसे ही अपनी मौसी को देखा, उसने गुलाब जामुन पीछे छुपा लिया। क्या कह रहे थे आप इसे? मैं हिटलर हूँ? अरे भाग्यवान, तुम यहाँ कब आई? जब आप इस लड़की के साथ मिलकर मेरी बुराइयां कर रहे थे। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं तो बस ऐसे ही मीनू से कुछ बातें कर रहा था, है ना मीनू? सही कहा ना मैंने? जी मौसा जी। चुप कर। और तूने ये पीछे क्या छुपा रखा है? अरे कुछ नहीं है। आप तो चुप ही रहिए, आपकी खबर तो मैं बाद में लूंगी। मौसी ने मीनू के हाथों से गुलाब जामुन का डब्बा छीन लिया और उसे एक जोरदार चांटा मार दिया। तुम कैसी औरत हो? बच्ची ने स्कूल में टॉप किया है, इसका भी तो कुछ मन करता होगा ना। तुम ज्यादा इसके मन की परवाह मत करो, नहीं तो मेरा मन मायके जाने का हो जाएगा। पिछली बार तो मैं तुम्हारी रोंदी सूरत देखकर आ गई थी, इस बार गई तो यहीं बैठे रहना साधु की तरह तपस्या करते हुए। मीनू के मौसी की हिटलरगिरी बढ़ती ही जा रही थी। उसने मीनू का स्कूल से नाम भी कटवा दिया। जब मीनू के मौसा ने इसका विरोध किया तो मौसी फिर से लड़ने पर उतारू हो गई।
बेचारे मौसा जी भी क्या ही करते। कलेश के डर से वो भी चुप हो गए। मीनू के स्कूल छूटने के बाद वो अपनी मौसी की बिना पैसों वाली नौकर हो गई। घर का कोई काम हो या बाहर से कुछ सामान लाना हो, वो सब मीनू को ही करना पड़ता था। मीनू को लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था। वो सारे काम करने के बावजूद मौसी से छिपकर पढ़ लेती थी। लेकिन एक बार उसकी मौसी ने उसे छिपकर पढ़ाई करते हुए देख लिया और उसे जोरदार थप्पड़ भी मारा। अरे ओ कलेक्टर, तुझे बड़ा पढ़ने का शौक है? रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहकर जालिम मौसी ने प्यारी सी मीनू के पैरों पर खौलता हुआ पानी डाल दिया। मीनू को बहुत तकलीफ हुई। मीनू के पैरों पर छाले पड़ गए। छाले पड़ने के बावजूद मौसी मीनू से घर का काम करवाती थी। मीनू के पैर से खून निकलते रहता था, लेकिन फिर भी वो घर का सारा काम करती थी। उसी शाम मीनू अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करते हुए उनकी तस्वीर के आगे रोने लगी। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी ले जाते अपने साथ। मेरी यहाँ जानवरों से भी बदतर हालत कर रखी है मौसी ने। देखो मेरे पैरों से कितना खून निकल रहा है। उन्होंने मेरे पैरों पर गरम गरम पानी डाल दिया था। मीनू फूट फूट कर रोने लगी। तभी मीनू की माँ की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और बोली, चुप हो जा मेरी बच्ची। मीनू अपनी माँ की आत्मा देखकर और ज्यादा भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों गई माँ? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मेरी ही बहन तेरे साथ इतना अत्याचार करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन तू अब चिंता मत कर, अब तेरी मदद मैं करूँगी। इतना कहकर मीनू की माँ की आत्मा एक सैंडल प्रकट करती है और कहती है, बेटी तू इस सैंडल को पहन ले। मीनू जैसे ही सैंडल पहनती है उसके पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उसका दर्द भी बंद हो जाता है। माँ देखो, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। मेरी बच्ची, ये एक जादुई सैंडल है। तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। इतना कहकर मीनू की माँ की आत्मा गायब हो गई। तभी वहाँ मीनू की मौसी आती है और कहती है, अरे कलमुही, तू किससे बातें कर रही है? कहीं तेरी मरी हुई माँ जिंदा तो नहीं हो गई थी? मुझे तो लगता है तू पागल हो गई है। मीनू को अपनी मौसी की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो जादुई सैंडल से मन ही मन कहती है, जादुई सैंडल, जो मुझे पागल बोल रहा है उसी को पागल कर दो। मीनू के इतना सोचते ही मीनू की मौसी पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और कहीं भी जाकर नाचना शुरू कर देती है। वो पूरे घर में इधर उधर दौड़ने लगती है, कभी नाचने लगती है तो कभी बिना फालतू में हंसने लगती है। कुल मिलाकर मीनू की मौसी पागल हो जाती है। मीनू के मौसा, शिल्पी और मीनू तीनों ही मौसी की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसते हैं। नैनापुर नाम के गांव में आस्था अपनी मम्मी रीता और भाई निशांत के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत खुशहाल था। घर में कमाने वाला निशांत था। उसकी सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी जिससे उनको 3 वक्त का खाना अच्छे से मिल जाता था। एक दिन निशांत हमेशा की तरह काम पर जाता है। वैसे तो वो 8 बजे तक घर लौट जाता था, लेकिन उस दिन रात के 11 बज जाते हैं और वो घर नहीं लौटता है। आस्था और उसकी माँ रीता बहुत परेशान हो जाती है। आस्था, निशांत अभी तक नहीं आया? हाँ माँ, भैया अभी तक तो आ जाते हैं। शायद आज काम ज्यादा होगा। लेकिन उसने कभी इतना देर नहीं लगाया है। अगर काम ज्यादा होता तो वो फोन करके बता देता, लेकिन वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। माँ, आप ज्यादा परेशान मत हो, भैया आ जाएंगे। ठीक तो होगा ना वो? मुझे बहुत चिंता सता रही है उसकी। ऐसे ही इंतजार करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन निशांत घर नहीं लौटता है। आस्था, निशांत अभी तक घर नहीं आया है। चल उसको ढूंढने उसके मालिक के घर चलते हैं। उसके बाद दोनों निशांत के मालिक के घर जाते हैं। साहब, निशांत अभी तक घर नहीं आया है। आपने उसे किसी काम के लिए रोक लिया था क्या? मैं क्यों रोकूंगा उसे? वो अपने समय से चला गया था। ये सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत घबरा जाती हैं। उसके बाद दोनों निशांत को इधर उधर ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते सड़क के कोने पर दोनों को निशांत की लाश मिलती है। ये देखकर दोनों रोते हुए वहाँ जाती है। दोनों वहाँ बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर कुछ औरतें आती हैं। बहन जी, क्या आप इसे जानती हो?
हाँ, ये मेरा बेटा है। ना जाने इसके साथ ये सब कैसे हुआ। आपको पता नहीं चला क्या? कल रात में ये शायद अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में इसको कुछ चोरों ने रोक लिया। वो सब इससे इसके सारे पैसे मांग रहे थे। जब आपके बेटे ने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसकी हत्या कर दी और इसके सारे पैसे लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद निशान का अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद दोनों माँ बेटी रोते हुए पुलिस स्टेशन जाती है। कुछ दिनों तक तो पुलिस जांच करता है, लेकिन उसके बाद पुलिस भी जांच करना बंद कर देता है। अपने बेटे के जाने के बाद रीता जमींदार के खेत में काम कर कर अपना गुजारा करती थी। आस्था अपनी मम्मी की इकलौती बेटी बची थी, इसलिए उसकी मम्मी की जान उसमें बसती थी। अपने बेटे के जाने के बाद रीता हमेशा अपनी बेटी की चिंता में लगी रहती थी। इस वजह से रीता आस्था को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ती थी, यहाँ तक कि उसे उसके दोस्तों के घर भी नहीं जाने देती थी। इसलिए कोई भी आस्था का दोस्त नहीं बनता था। ऐसे ही बहुत समय बीत जाते हैं और आस्था अब कॉलेज में पढ़ने लगती है। कॉलेज भी रीता आस्था को लेने और छोड़ने जाती थी। ये देखकर उसके कॉलेज के क्लासमेट उसका मजाक बनाते थे। एक दिन आस्था की कॉलेज की एक लड़की पूर्वी उससे बोलती है, आस्था, छोटी बच्ची हो क्या जो हर जगह तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ने चाहती है? अरे अब तो कॉलेज आ चुकी हो तो इतना तो खुद भी कर सकती हो ना। ऐसा कुछ नहीं है पूर्वी, मेरे भाई का मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से मेरी मम्मी हर जगह मुझे लेने और छोड़ने जाती है। मैं मौज मस्ती करती हूँ, लेकिन अपनी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी मेरी चिंता करती है, इसलिए ऐसा करती हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होती है कि वो मेरे लिए इतनी पॉजिटिव हैं और मुझसे इतना प्यार करती हैं। आस्था की ये सारी बातें उसके कॉलेज का एक लड़का लक्ष्य सुन रहा होता है। लक्ष्य आस्था का अपनी मम्मी के लिए उसका प्यार और लगाव देखकर इम्प्रेस हो जाता है। लक्ष्य आस्था के बारे में उसके क्लासमेट से पता करने लगता है और उसे पता चलता है कि आस्था कॉलेज की टॉपर है। कॉलेज में सभी आस्था की बहुत तारीफ भी करते थे। आस्था के बारे में ऐसी बातें सुनकर लक्ष्य और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहीं न कहीं लक्ष्य आस्था से दोस्ती करने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन बहुत हिम्मत करके लक्ष्य लंच ब्रेक में आस्था से बात करने जाता है। हेलो आस्था, हाउ आर यू? हाय, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? तुम भी मुझे नहीं जानती और मैं भी तुम्हें नहीं जानता। हम दोनों थोड़ा बात करेंगे तो इस बहाने हम एक दूसरे से फीलिंग शेयर कर सकते हैं और हम एक दूसरे को जज भी नहीं करेंगे। नहीं, मैं अननोन लोगों से बात नहीं करती। कभी कभी अननोन ही लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के तौर तरीके सिखा देते हैं मैडम। तभी लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और आस्था अपने क्लास में चली जाती है। आस्था शुरू में तो लक्ष्य से बहुत कम बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में कॉलेज के लंच ब्रेक में ज्यादा बातें होने लगी। आस्था का अभी तक कोई अच्छा दोस्त नहीं बना था और उसे लक्ष्य से बातें करके अच्छा लगता था, इसलिए वो लक्ष्य से दोस्ती कर लेती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं और लक्ष्य आस्था से अपने प्यार का इजहार कर देता है और आस्था भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। कॉलेज खत्म होने के बाद लक्ष्य अपने मम्मी पापा को इस रिश्ते के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ आस्था भी अपनी मम्मी को अपने रिश्ते के बारे में बताती है। दोनों के घर वाले मान जाते हैं और दोनों की शादी की डेट फाइनल कर देते हैं। आस्था अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, आप मेरी शादी में मुझे बहुत सुंदर लहंगा दिलाना। तेरे भाई ने तेरी शादी के लिए बहुत सपने सजा रखे थे। कहता था अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। उसके जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन फिर भी मैंने तेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, जिसमें सस्ता सा ही लहंगा आ पाएगा। आस्था अपनी शादी के लिए बहुत खुश रहती है, लेकिन अपनी मम्मी की बात सुनकर वो उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आस्था अपने गांव के बगीचे में उदास होकर बैठ जाती है और खुद में बात करने लगती है।
मैंने अपनी शादी के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मम्मी की भी तो मजबूरी है। भैया के जाने के बाद मम्मी ने सब कुछ संभाला है। कोई बात नहीं, मम्मी जो भी लहंगा दिलवाएंगी मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। वहाँ से एक रानी परी गुजर रही थी। वो आस्था को खुद में बातें करते हुए देख लेती है। ये लड़की खुद में क्या बात कर रही है। उसके बाद रानी परी आस्था के पास जाती है। आप कौन? मैं हूँ रानी परी। लेकिन आप यहाँ हमारे गांव में क्या कर रही हो? तुम्हारे गांव में मेरी प्रिय सखी दिलरुबा जादूगरनी रहती है। मैं उससे मिलने आई थी। मैंने तुम्हें यहाँ खुद में बातें करते हुए देखा तो मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गई। बताओ तुम खुद में क्या बातें कर रही थी? क्योंकि खुद में लोग अक्सर तभी बात करते हैं जब वो दुखी होते हैं। रानी परी, कुछ वक्त बाद मेरी शादी होने वाली है। मैंने अपनी शादी के लिए बहुत सपने सजा रखे थे। मेरी शादी मेरे मनपसंद लड़के से ही हो रही है, लेकिन मुझे मेरा मनपसंद लहंगा नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैंने अपने मन को समझा लिया है, अब मुझे लहंगा नहीं चाहिए। अरे क्यों? शादी एक ही बार होती है, इसलिए तुम्हें जैसा लहंगा पहनना है वैसा ही पहनो। मेरी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं जो मेरे मन का लहंगा दिलवा दें। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक लहंगा देती हूँ। उसके बाद रानी परी आस्था को एक लहंगा देती है। लहंगा देखकर आस्था बहुत खुश हो जाती है और रानी परी का धन्यवाद करती है। थोड़ी देर बाद आस्था लहंगा लेकर अपने घर चली जाती है। आस्था रीता को ये सारी बातें बताती है। माँ, एक परी ने मेरे लहंगे की समस्या हल कर दी है। देखो उन्होंने मुझे कितना सुंदर लहंगा दिया है। अरे वाह, सच में ये तो बहुत सुंदर लहंगा है। अब तो तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। तभी उसकी सहेली आ जाती है। आस्था अपने बेड पर लहंगा रख देती है और खुद अपनी सहेली के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद लहंगा बोलने लगती है। ये रानी परी ने मुझे किस गरीब लड़की को दे दिया? किसी अमीर लड़की को देना था ना। मुझे छोटे से घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। मैं इस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि खुद रानी परी को मुझे लौटा देगी। अच्छा खासा रानी परी मुझे अपने महल में रखती थी और पता नहीं इसको क्यों दे दिया। अगले दिन आस्था अपने लहंगे को निहार रही थी। मेरा लहंगा कितना सुंदर है। मैं ये लहंगा लक्ष्य को दिखाऊंगी। मैं अभी लक्ष्य को बुलाती हूँ। हाँ, लहंगा तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारी शक्ल पर और तुम्हारी औकात पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। तुम बोलती भी हो? और क्या, रानी परी के पास कोई मामूली लहंगा नहीं होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ। लहंगा खुद में बोलती है। बढ़िया ही, मुझे दोस्त बनाएगी अपना। मैं बनूंगी ना इस गरीबी की मारी लड़की की दोस्त। रानी परी का दिया हुआ लहंगा बहुत घमंडी था। थोड़ी देर बाद आस्था लहंगे को लेकर लक्ष्य से एक कैफे में मिलने जाती है। आस्था अपना लहंगा लक्ष्य को दिखाती है और उसे सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर लक्ष्य बोलता है। अरे वाह आस्था, इसका मतलब तो तुम शादी में बहुत सुंदर लगने वाली हो। तभी लहंगे में से आवाज आती है। अरे गंदे लड़के, सही कह रहा है तू। ये बहुत सुंदर लगेगी और तू इसके सामने बिल्कुल गधा लगेगा। सुनो, तुम इस वक्त चुप रहो और हम दोनों को परेशान मत करो। आस्था की बात सुनकर लहंगा खुद में सोचती है। अच्छा जी, ये बात है। अभी रुक जा, कैसे मैं तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवाती हूँ। उसके बाद लहंगे की शक्ति की वजह से आस्था को जोर का धक्का लगता है और आस्था के हाथों से गरम गरम कॉफी लक्ष्य के ऊपर गिर जाती है। लक्ष्य को लगता है कि ये आस्था ने जानबूझकर किया है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने इतनी गर्म कॉफी मेरे ऊपर क्यों डाल दी? सॉरी लक्ष्य, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। ए लड़के, तू इसे इतने टाइम से जानता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि इस लड़की को पागलपन के दौरे आते हैं। हाँ, पता भी क्यों होगा। कौन सा तू हर वक्त इसके साथ रहता है। अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो इसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दे। ये सुनकर लक्ष्य हैरान रह जाता है। आस्था, तुमने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई। मैंने तुम्हें जानने में गलती कर दी। आस्था लक्ष्य को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लक्ष्य के जाते ही आस्था अपने घर जाती है और लहंगे को गुस्से से बोलती है। बहुत हुआ, आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तेरी उस अमीर लड़के से बिल्कुल शादी नहीं होने दूंगी।
इस बात से आस्था बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए रानी परी को याद करती है। रानी परी वहाँ आ जाती है और आस्था रानी परी को सारी बातें बताती है। उसकी बात सुनकर रानी परी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। ये लहंगा बहुत घमंडी हो गई है, इसे सबक सिखाना ही होगा। मैं इसे जलाकर राख कर दूंगी। नहीं रानी परी, ऐसा मत करना, अब मैं कभी कुछ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूँगी, तुम लक्ष्य को जाकर सारी बातें सही सही बताओगी। ठीक है। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आस्था लहंगे को लेकर लक्ष्य के घर जाती है। लहंगा लक्ष्य को सारी बातें सच सच बता देती है। मुझे माफ कर दो आस्था, इसकी बातों में आकर मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं लक्ष्य, आखिर में सब कुछ ठीक हो ही गया। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कुछ दिनों बाद लक्ष्य और आस्था की शादी धूमधाम से हो जाती है और आस्था लक्ष्य के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।